नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि पम्मी और चंदर सिनेमा देखने जाते हैं और कुछ समय साथ बिताने के बाद चंदर वापस घर लौट आता है। तो आइए आज की कहानी उसके आगे से शुरू करते हैं। चंदर सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी और डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी क्योंकि बिनती बैठे तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गए। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए, सुधा बोली। कहो, कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी, चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग झील गए, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम काम वासना कहते हो यह संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो? कभी नहीं, तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते और वह भी नहीं चाहती कि काम वासना आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़ी अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कितना अंतर होना चाहिए। तुम लालची आदमी चाहते होगे यह भी अंतर न रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी! होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा ने बोला। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा फिर चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथों में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो? अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हूं, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूं, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा यह कभी मैं सोच भी नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें। और उसका हाथ होठों तक ले गई।
चंदर कांप गया। आज सुधा को या क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूंकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया, अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छू मंत्र, छू मंत्र। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिन्ती चाय ले आई 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिन्ती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूं? बिन्ती ने पलट के जवाब दिया और चाय का प्याला भी अपने लिए ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो, मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिन्ती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी जो सैंडल थी वो भी भीग गई चाय से। बिन्ती ने झुककर एक अंगूछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिन्ती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो ये आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुल कर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारती भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब, पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत कराना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिन्ती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिन्ती थोड़ा झेंप गई। चंदर फिर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे। हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंद्र को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिन्ती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिन्ती दोनों ही का इम्तिहान भी खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंद्र से मिलने आई, लेकिन चंद्र एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंद्र ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिन्ती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता और शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंद्र ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंद्र से क्या कहती है, चंद्र को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंद्र की आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है और लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अध पढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और चंद्र की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदागादी कर रही है। सुधा एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंद्र ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ दौलत डॉक्टर बन जाएंगे, सुधा ने कहा। उसके बाद सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदन ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदन ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदन। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो और हमारे काम थोड़ी महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर उसी किताब को गोदने लगी।
आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदन ने किताब खींच ली। तौजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा सी भी आपकी चूक जाए तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये 84 लाख योनियों में से किसी योनि का एक जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि ये बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि ये बिल्ली ही है। चंदन ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठ, उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या, हाँ हाँ कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर बिखर गए। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और उस अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली, क्योंकि चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलती हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पाउंड की ऊन आएगी, 1 पाउंड में 8 लच्छी और 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी और 2 लच्छी में 1 स्वेटर, और बस 1 बिंटी का स्वेटर और 1 हमारा सॉल। चंदर का माथा ठनका। अब उसको मिठाई की उम्मीद नहीं थी, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। आपके जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। हम डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी, सुधा ने बोला। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हो गई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदा ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिंती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लूगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, आप क्या पढ़ रही है? विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में। अच्छा, बुलाओ बिफरिया को भी। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों, फाइल पर क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में ये कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहन कर फोटो खिंचाएंगे, सुधा ने मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया।
जाओ बिंती जी को बुला लाओ, चंदन ने नौकर से कहा। बिंती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदन ने बिंती से पूछा। अभी नहीं। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए। अच्छा कहकर बिंती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिंती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदा थोड़ा सा झेप गया। बिंती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है ना, हमारी दोस्त गेसू। हमसे भी ज्यादा गेसू से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा ने बोली। और कविता भी करती है यह, तुम एक बार कह रही थी। चंदन ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताजुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले सब लोग आ गए। आगे आगे बिंती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथी? चंदन ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात कह दी थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे कि मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत जुलाई आ गई थी। सुधा हंसी तो चंदन ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा भी छोड़ दिया था? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वो पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदन ने बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंदन ने बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। उसने कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा
तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंद्र बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंद्र की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंद्र बोला, देखें बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट से रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंद्र को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तफ्तरियां धोकर रख दें? और वो तफ्तरी उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंद्र बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंद्र ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधू बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के दौरे थे। आंखें उसकी हिरन की जैसी थी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले हो। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा कर उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंद्र की बात पर भी वह झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंद्र की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत भी थी। तो दोस्तों ये थी आज की भाग की कहानी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।